is Ankush from Triple S, and once again I welcome you all in the MCQ session of revision of modern history of India. And today we'll be covering MCQ part 5, in which we'll be discussing the MCQs from 1916 to 1929. ठीक है, जो हमारा फ्रीडम स्ट्रगल चल रहा है, ठीक है, उसमें क्या इवेंट्स हुए 1916 से लेकर 1929 तक, जो कि मैंने लास्ट लेक्चर में आपको रिवीजन करवाई थी 1916 से 1929 की। जो रिवीजन हमने की थी उसी के बेसिस पे हम आज एमसीक्यू सॉल्व करेंगे, ठीक है। और अगर आपने एक्सप्लेन्ड लेक्चर्स देखने, इफ यू आर इंटरेस्टेड इन एक्सप्लेन्ड लेक्चर ऑफ हिस्ट्री, तो डू गोइंग टू दी प्लेलिस्ट में आपको पूरी हिस्ट्री जो है एक्सप्लेन्ड मैंने जो करवाई है आपको उसमें मिल जाएगी, ठीक है। तो चलिए एमसीक्यू सॉल्व करते हैं। सबसे पहला एमसीक्यू जो है दैट इज हु ऑफ द फॉलोइंग प्रिजाइडेड द हिस्टोरिक Lahore session of 1929 in which demand of पूर्ण स्वराज was raised on the bank of river Ravi, ठीक है। तो पहले तो इसका आंसर बता देती हूँ। तो द करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 1 इज ऑप्शन नंबर सी, विच इज़ जवाहरलाल नेहरू, ठीक है। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू जो थे, देखिए ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है जब मैंने आपको एक्सप्लेन लेक्चर्स करवाए थे कि जो लाहौर सेशन हुआ था 1929 में, वहाँ पे पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने पूर्ण स्वराज की डिमांड की थी। इससे पहले हम देखेंगे 1929 से पहले की जो हिस्ट्री है, इनफैक्ट 1928 में जो है नेहरू रिपोर्ट आती है जिसमें मोतीलाल नेहरू जो है वो डोमिनियन स्टेटस की डिमांड करते हैं। उसमें भी पूर्ण स्वराज जैसी कोई बात नहीं थी जो 1928 में नेहरू रिपोर्ट आई थी, और जिसके मतलब जवाहरलाल नेहरू वॉज अ पार्ट ऑफ दैट नेहरू रिपोर्ट, बट ही वॉज नॉट हैप्पी विद दैट नेहरू रिपोर्ट। एंड जवाहरलाल नेहरू और जो नए यंग, जो अभी आप कह सकते हो जो यंग फ्रीडम फाइटर्स उभरे, जो यंग लीडर्स जो आए आईएनसी में, जैसे सुभाष चंद्र बोस थे या जवाहरलाल नेहरू थे, तो ये आपके डोमिनियन स्टेटस के फेवर में नहीं थे, सेल्फ गवर्नमेंट सेल्फ रूल जैसे फेवर में नहीं थे, ठीक है। दे वांटेड पूर्ण स्वराज, दे वांटेड कंप्लीट इंडिपेंडेंस, दे वांटेड कि कंप्लीट ब्रिटिशर्स जो है वो इंडिया छोड़ के चले जाएं और इंडिया में जो है पूरी इंडियंस की ही पावर हो, राइट। तो ये पूर्ण स्वराज फर्स्ट टाइम जो है आप कह सकते हो कि हमारी हिस्ट्री में जो फर्स्ट टाइम जो है इनकॉर्पोरेट, और इसका आइडिया या फिर आप कह सकते हो इसकी डेक्लेरेशन, आप इसकी रेजोल्यूशन जो है पूर्ण स्वराज का, वो पास किया किसने? पंडित जवाहरलाल नेहरू जी इस टाइम प्रेसिडेंट थे लाहौर सेशन में 1929 ईयर में। सो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 सेज what were the important features of Nehru report, और what was the important features of Nehru report? नेहरू रिपोर्ट की अभी जैसे मैंने आपको बात बताई कि 1928 में जो है नेहरू रिपोर्ट आ जाती है, ठीक है। एज अ चैलेंज टू बिरकिन हेड थे, उसके बिरकिन हेड ने एक चैलेंज दिया था, जिस चैलेंज को एक्सेप्ट करके जो है नेहरू रिपोर्ट बनी, ठीक है। नेहरू रिपोर्ट जो है 1928 में बनती है। इसमें नेहरू रिपोर्ट में क्या क्या था? अब नेहरू रिपोर्ट जो है वो मोतीलाल नेहरू जी ने ड्राफ्ट, मतलब मोतीलाल नेहरू जी के अंडर ये जो है नेहरू रिपोर्ट बनी थी, ठीक है। तो इसमें देखिए कुछ बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें थी, जैसे कि डोमिनियन स्टेटस जो है वो मिले, या फेडरल सेटअप ऑफ गवर्नमेंट जो है वो मिले, बाई कैमरल लेजिस्लेचर हो, ठीक है। इस तरीके से नेहरू रिपोर्ट में बड़ी सारी जो है बड़े सारे प्रोविजंस थे, राइट। अब जैसे कहा गया इट कंटेन्ड अ बिल ऑफ राइट्स, तो बिल्कुल सही है, ठीक है। देयर शैल बी नो स्टेट रिलीजन, men and women shall have equal rights as citizens, this is also correct. There should be federal form of government with residuary powers vested in the center, this is also correct. So option number D is the right answer. So all of the above, ये सारे के सारे जो है ये important features थे नेहरू रिपोर्ट के, ठीक है। Okay, so coming upon to question number 3. Question number 3 says खिलाफत movement was organized by. Now खिलाफत मूवमेंट जो है ये किसने ऑर्गेनाइज किया था? तो पहले आंसर बता देती हूँ, अली ब्रदर्स इज द राइट आंसर, सी इज द राइट आंसर, ठीक है। अली ब्रदर्स, तो ये अली ब्रदर्स जो हैं ये कौन थे बेसिकली, ठीक है। तो अली ब्रदर्स जो हैं ये वी हैव मोहम्मद अली एंड शौकत अली, ठीक है। मोहम्मद अली और शौकत अली जो हैं इनको अली ब्रदर्स भी कहा जाता है, या फिर इनको जवाहर ब्रदर्स भी कहा जाता है, जवाहर ब्रदर्स भी कहा जाता है, ठीक है, जवाहर ब्रदर्स। सो दे वर एक्चुअली मोहम्मद अली जवाहर एंड शौकत अली जवाहर, ठीक है। इनके साथ जो और जो लीडर्स एसोसिएटेड थे वो मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद जी थे, ठीक है, मुख्तार अंसारी, सैफुद्दीन किचलू, तो ये सारे ही खिलाफत मूवमेंट के इंपॉर्टेंट लीडर्स हैं। खिलाफत मूवमेंट जो है 1919 में स्टार्ट होती है, ठीक है। तो खिलाफत मूवमेंट में क्या था बेसिकली कि जो खलीफा की जो पोजीशन है, ठीक है, खलीफा विच वॉज द रिलीजियस और स्पिरिचुअल लीडर्स ऑफ मुस्लिम्स थ्रू आउट द वर्ल्ड, ठीक है। तो खलीफा की पोजीशन को रिटेन करने के लिए ये खिलाफत मूवमेंट जो है चली थी, ठीक है। इसमें हमें पता है कि ब्रिटेन और टर्की जो है ये ऑपोजिट साइड पे थे, और टर्की फिर जो फाइनली जो ओटोमन एम्पायर था वहाँ पे खलीफा की मतलब सीट थी, जो कि पूरे वर्ल्ड के जो मुस्लिम्स हैं वो इनको अपना रिलीजियस स्पिरिचुअल लीडर्स मानते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो है ये था खिलाफत मूवमेंट में, ठीक है। इसके खिलाफत मूवमेंट में मतलब खलीफ की पोजीशन को मेंटेन, खलीफ की पोजीशन के लिए उसके फेवर में जो है इंडियन मुस्लिम्स ने भी ब्रिटेन
का आप कह सकते हो कि मतलब ठीक है, ब्रिटेन को कहा कि दे वर एक्चुअली अगेंस्ट द ब्रिटेन, ठीक है, अगेंस्ट द ब्रिटिश फॉर दिस खिलाफत मूवमेंट, ठीक है। तो खिलाफत मूवमेंट जो है इट वॉज ऑर्गेनाइज्ड बाय अली ब्रदर्स, सो सी इज द राइट आंसर, ओके। So coming upon to question number 4, खिलाफत मूवमेंट was organized to protest against the injustice done to, ठीक है। खिलाफत मूवमेंट जो है ये ऑर्गेनाइज की गई किसके प्रोटेस्ट में, किसके ऊपर इनजस्टिस हो रही थी बेसिकली, ठीक है। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, टर्की, ठीक है। तो टर्की और ब्रिटेन जो है ये आपस में वर्ल्ड वार 1 में टर्की और ब्रिटेन जो हैं ये ऑपोजिट थे, ठीक है। तो जो टर्की यानी कि जो ओटोमन एम्पायर था उस टाइम पे, ओके, तो ब्रिटिश ऑब्वियसली जब ब्रिटिश जो है व्हेन दे वॉन, ब्रिटिश जो है वो वर्ल्ड वार 1 में जब ब्रिटिश एलीज जो हैं जब वो जीत जाते हैं, ठीक है, टर्की जो है डिफीटेड, तो इसकी वजह से क्या हुआ कि जो ब्रिटिश है उसने काफ़ी हार्श आप कह सकते हो कि चीज़ें इम्पोज की, ट्रीटीज़ इम्पोज की ऑटोमन एम्पायर के ऊपर, और खलीफ जो पोजीशन है दैट वाज इन डेंजर, ठीक है। सो दैट्स वाई दिस वॉज दी, ये पूरा इसमें खिलाफत मूवमेंट इसीलिए चला था 1919 में, ठीक है। तो टर्की जो है इट इज द राइट आंसर, बी इज द राइट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 4। कमिंग अबाउट टू क्वेश्चन नंबर 5, विच मूवमेंट गॉट द सपोर्ट फ्रॉम बोथ हिंदूज एंड मुस्लिम्स, कौन सा मूवमेंट है जिसमें हिंदूज और मुस्लिम्स दोनों का सपोर्ट मिला, ठीक है। तो दोनों का सपोर्ट जो है वो देखने को मिला हमें ए, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में, सो ए इज द राइट आंसर। 1920 में नॉन कॉपरेशन मूवमेंट स्टार्ट होती है, खिलाफत मूवमेंट के साथ साथ ही नॉन कॉपरेशन मूवमेंट भी चलती है। 1919 में खिलाफत, 1920 में नॉन कॉपरेशन, और 1922 में चौरी चौरा इंसिडेंट के बाद खिलाफत जो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट है उसको बंद कर दिया जाता है गांधी जी द्वारा, ठीक है, ओके। तो इस मूवमेंट में, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में हम देखेंगे हिंदूज और मुस्लिम्स दोनों की यूनिटी हमें दिखी थी, ठीक है। क्विट इंडिया मूवमेंट में स्पेसिफिकली जो मुस्लिम लीग है, जो कि सभी मुस्लिम तबके को जो है वो रिप्रेजेंट करती थी मुस्लिम लीग, क्विट इंडिया मूवमेंट में, अभी खैर ये क्विट इंडिया मैंने भी आगे कराना है 1942 में, तो क्विट इंडिया मूवमेंट में तो मुस्लिम लीग ने साथ नहीं दिया था, ठीक है। चंपारण में तो ऐसा कोई बात नहीं थी, एंटी पार्टीशन बंगाल मूवमेंट में भी मुस्लिम्स जो है वो फेवर में नहीं थे, ठीक है। तो येस, सम ऑफ द मुस्लिम्स वर डेफिनेटली इन्वॉल्व हियर, बट मेजॉरिटी ऑफ द मुस्लिम्स वर अगेंस्ट, ठीक है, ओके। तो द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर ए, विच इज नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट 1920 में, ठीक है। कौन सा सेशन था जिसमें रेजोल्यूशन नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट का पास किया गया, तो दैट वाज नागपुर सेशन, ठीक है, ओके। कमिंग अपॉन टू क्वेश्चन नंबर 6, इन 1918 महात्मा गांधी वेंट टू डैश टू ऑर्गेनाइज सत्याग्रह मूवमेंट अमंगस्ट कॉटन मिल वर्कर्स, राइट। तो अच्छा, 1918 में महात्मा गांधी कहाँ गए थे जहाँ पे उन्होंने सत्याग्रह जो है वो लॉन्च किया, वो चलाया, ठीक है, कॉटन मिल वर्कर्स के लिए। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, अहमदाबाद, ठीक है, ओके। तो अहमदाबाद बेसिकली अहमदाबाद टेक्सटाइल मिल स्ट्राइक से जो है ये पॉपुलरली जाना जाता है, ठीक है। 1918 में, सो स्पेसिफिकली 1918 में अहमदाबाद टेक्सटाइल मिल स्ट्राइक जो है वो हुई थी, ठीक है। तो बेसिकली अहमदाबाद मिल स्ट्राइक में क्या था कि प्लेग, जो ब्रिटिशर्स हैं, दे प्रॉमिस्ड टू गिव प्लेग बोनस टू दी वर्कर्स, टू दी टेक्सटाइल मिल वर्कर्स जहाँ पे जो काम कर रहे थे, ठीक है। बट लेटर ऑन उन्होंने रिफ्यूज़ कर दिया, ब्रिटिशर्स रिफ्यूज टू गिव अवे दी प्लेग बोनस टू दी वर्कर्स, ठीक है। तो वर्कर्स ने क्या किया यहाँ पे फिर ऑब्वियसली कि यहाँ पे गांधी जी ने फिर इंटरवीन किया, वर्कर्स के साथ जो है अच्छा व्यवहार नहीं किया जा रहा था, गांधी जी इंटरवीन, ठीक है। और सैलरी हाइक भी अप टू 35% सैलरी हाइक यहाँ पे गांधी जी ने करवाई थी। तो यहाँ पे जो अहमदाबाद मिल जो टेक्सटाइल मिल स्ट्राइक है ये बेसिकली गांधी जी जीत गए थे, ठीक है। तो ये लड़ाई जो है गांधी जी जीत गए थे, ठीक है। तो अहमदाबाद मिल स्ट्राइक हैपेंड इन 1918, ठीक है, तो आपने याद रखना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 7, अरेंज द फॉलोइंग अकॉर्डिंग टू क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, ठीक है। आपने बताना है कि क्रोनोलॉजिकली आपने इनको अरेंज करना है, यानी पहले कौन सा इवेंट हुआ, फिर बाद में, फिर लेटर ऑन कौन सा इवेंट हुआ। तो सबसे पहले से लेके लास्ट तक जो इवेंट्स हैं उनको हमने यहाँ पे ऑर्गेनाइज करना है, क्रोनोलॉजी बतानी है, ठीक है। जब मैं आपको एक्सप्लेन लेक्चर्स करवा रही थी तब भी मैंने आपको कहा कि क्रोनोलॉजी इंपॉर्टेंट है, याद रखना। क्रोनोलॉजी कभी एग्जाम में पूछ भी लेते हैं और अदरवाइज भी डेट्स को याद रखने के लिए क्रोनोलॉजी इंपॉर्टेंट है। क्रोनोलॉजी याद होगी तो डेट्स याद होगी, या डेट्स याद होगी तो क्रोनोलॉजी याद रहेगी, तो दिस इज वाइस वर्सा, ठीक है, ओके। सो द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर बी। पहले बता देती हूँ आपको, चंपारण, ठीक है। सबसे क्रोनोलॉजी बतानी, सबसे पहले चंपारण हुआ था, चंपारण हैपेंड इन 1917, चंपारण इज अ प्लेस इन बिहार, राइट, ओके। चंपारण हैपेंड इन 1917, अहमदाबाद मिल स्ट्राइक उसके बाद 1918 में होती है, ठीक है। बेसिकली अहमदाबाद और खेड़ा ना साथ साथ में ही होती है, कुछ दिनों का ही डिफरेंस था, बेसिकली कुछ डेज का डिफरेंस था। तो लेकिन ऐसे देखा जाए तो पहले अहमदाबाद मिल स्ट्राइक होती है, फिर खेड़ा होती है, ठीक है। तो अहमदाबाद जो है इट हैपेंड इन February 1918 एंड खेड़ा सत्याग्रह हैपेंड इन मार्च 1918। ये फरवरी में होता है, ये मार्च में होता है, कुछ दिनों का फर्क था।
चंपारण 1917 में, खेड़ा एंड अहमदाबाद एंड खेड़ा 1918 दोनों, और नॉन कोऑपरेशन 1920, ठीक है, नॉन कोऑपरेशन 1920। अगर इससे पहले खिलाफत भी कभी पूछ लिया जाए तो खिलाफत 1919, ठीक है। तो बी इज द राइट आंसर, चंपारण, अहमदाबाद, खेड़ा एंड नॉन कोऑपरेशन, ठीक है। चंपारण 1917, अहमदाबाद फरवरी 1918, खेड़ा मार्च 1918 एंड नॉन कोऑपरेशन 1920, ठीक है। तो ये चीज़ आपने याद रखनी है, ओके। चलिए, क्वेश्चन नंबर 8 सेज व्हेन वाज द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट स्टार्टेड बाय एम.के. गांधी, ठीक है। गांधी जी ने नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट कब स्टार्ट की थी? रॉलेट एक्ट के बाद स्टार्ट की थी, चौरी चौरा के बाद स्टार्ट की थी, जलियांवाला बाग के बाद स्टार्ट की थी, या नन ऑफ द अबव, ठीक है। तो देखिए, रॉलेट एक्ट के अगेंस्ट जलियांवाला बाग में वो धरना प्रदर्शन दे रहे थे, राइट। तो ये तो जलियांवाला बाग आएगा, ठीक है। सो सी इज द राइट आंसर। चौरी चौरा से स्टार्ट तो नहीं हुआ था, चौरी चौरा से एंड हो गया था नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, एंडेड विद चौरी चौरा इंसिडेंट। चौरी चौरा इंसिडेंट के बाद गांधी जी ने जो है जो भी चौरी चौरा इंसिडेंट में जो भी वायलेंस हुई थी, ठीक है, उसके अगेंस्ट फिर गांधी जी ने क्या किया था, ही कॉल्ड ऑफ दी नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, राइट। तो नॉन कोऑपरेशन स्टार्ट जो है वो जलियांवाला बाग, आप सी कह सकते हो, सी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, ठीक है। तो बेसिकली हुआ क्या था, जलियांवाला बाग जो है ये 1919 में इट हैपेंड, ठीक है। 1919 में जलियांवाला बाग में मैसेकर हुआ था, ओके। तो उसके अब इसी के खिलाफ जो है ये नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट चला। तो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट में एक तो जलियांवाला बाग वाज दी, व्हाट वाज द एजेंडा ऑफ नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। तो एक एजेंडा तो जलियांवाला बाग जो इंसिडेंट था, ठीक है, उसमें जस्टिस दिलाना था। एक तो एक खिलाफत मूवमेंट के फेवर में था नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, 1919 में खिलाफत चला, ठीक है। तो 1920 में जो है गांधी जी ने हिंदू मुस्लिम यूनिटी इसमें दिखाई, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट चला, खिलाफत मूवमेंट का भी एजेंडा इसमें शामिल था, और स्वराज का एजेंडा शामिल था। पूर्ण स्वराज नहीं था अभी, जस्ट स्वराज था, तो ये भी एजेंडा था, वन ऑफ द एजेंडा ऑफ नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, ठीक है। सो द करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 8 इज ऑप्शन नंबर सी, आफ्टर जलियांवाला बाग मैसेकर नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट हैपेंड, ठीक है, ओके। Question number 9 says Purna Swaraj, complete independence was declared to be the goal of Indian National Congress in its session of, ठीक है। पूर्ण स्वराज या जो कंप्लीट इंडिपेंडेंस जो है ये जब डिक्लेयर हुआ था तो ये गोल बना था आईएनसी का, ठीक है। ये कौन से सेशन में हुआ था? तो लाहौर सेशन में हुआ था, बी इज द राइट आंसर, लाहौर सेशन ऑफ 1929, ओके। और ये प्रिजाइडेड बाय पंडित जवाहरलाल नेहरू, प्रिजाइडेड बाय पंडित जवाहरलाल नेहरू, ठीक है, पूर्ण स्वराज, ओके। क्वेश्चन नंबर 10 says the Indian National Congress had passed the famous resolution on non-cooperation in 1920 at its session held at, ठीक है। आईएनसी ने जो है रेजोल्यूशन लिया, देखिए नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट जो है ये आईएनसी द्वारा स्टार्ट नहीं हुआ था, इट वाज स्टार्टेड बाय महात्मा गांधी, ठीक है। स्टार्ट महात्मा गांधी ने किया था नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, फिर आईएनसी ने उस पर अपना येस या नो करना था कि आईएनसी उसको ज्वाइन करेगी कि नहीं करेगी, ठीक है। तो आईएनसी ने ऑब्वियसली ज्वाइन करना ही था इसको, ठीक है। तो आईएनसी ने फिर कब ये डिक्लेयर किया, कब रेजोल्यूशन लिया इसका नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट का, ठीक है। तो 1920 में लिया था, 1920 का ये सेशन था, 1920 में नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट स्टार्ट हुआ, ठीक है। तो सेशन कहाँ पे हुआ था ये? तो सेशन हैपेंड इन नागपुर, ठीक है। सो डी इज द राइट आंसर। अब देखिए एक चीज़ यहाँ पे और है, बेसिकली क्या हुआ, ये जो नॉन कोऑपरेशन जो मूवमेंट है ना ये अनाउंस हुआ था अगस्त 1920 में, ठीक है। अगस्त 1920 में नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट स्टार्ट होता है, फिर सितंबर, अगस्त के बाद अगले ही महीने सितंबर 1920 में कैलकाटा सेशन बैठता है। और कैलकाटा सेशन ऐसे जो मैंने आपको बताया कि ये जो सेशन है दिसंबर टू दिसंबर बैठते हैं, आईएनसी के जो सेशन है ये ज़्यादातर आपको इंडियन नेशनल कांग्रेस के जो सेशंस हैं हर साल दिसंबर में होते थे, ठीक है। अब ये कैलकाटा में सेशन होता है सितंबर में, ये एक स्पेशल सेशन बिठाते हैं वो, ठीक है। कैलकाटा में ये स्पेशल सेशन होता है और यहाँ पे वो आप कह सकते हो कि एक रेजोल्यूशन लेते हैं इस स्पेशल सेशन में नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट का, लेकिन जो फाइनल रेजोल्यूशन है या जो ऑफिशियल रेजोल्यूशन है वो नागपुर सेशन में बैठता है। तो अगर आपको क्वेश्चन में कहीं पे कैलकाटा दिखे, नागपुर सपोज ना हो ऑप्शन में और कैलकाटा ऑप्शन में हो, सो दैट इज ऑल्सो करेक्ट कि जो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट एक बहुत बड़ा मूवमेंट था, स्वदेशी मूवमेंट जो 1905 में हुआ था, उसके बाद का सबसे बड़ा मूवमेंट जो है वो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट हुआ था। 1905 के बाद जो सबसे बड़ा मूवमेंट है 1920 में नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के फॉर्म में आपको देखने को मिलेगा हिस्ट्री में, ठीक है। तो इसीलिए ये सेशन याद रखना इंपॉर्टेंट है कि आईएनसी ने ये रेजोल्यूशन कब लिया। तो या तो इसका ऑप्शन आपको कैलकाटा दिखेगा आंसर में या तो नागपुर दिखेगा, दोनों सही हैं, ठीक है। तो नागपुर कैलकाटा सितंबर में सेशन बैठता है, नागपुर में बैठता है दिसंबर में, तो दोनों में ये रेजोल्यूशन लिया गया था, ठीक है। फॉर्मल जो ऑफिशियल रेजोल्यूशन था वो नागपुर में आता, उससे पहले कैलकाटा में भी इसकी बात चली थी आईएनसी सेशन में, कैलकाटा सेशन में जो स्पेशल सेशन बैठा था नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को लेके, ठीक है, ओके। सो द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, क्योंकि यहाँ पे कैलकाटा नहीं है ऑप्शन में, सो डी इज द राइट आंसर नागपुर, ठीक है। चलिए
कमिंग अप ऑन टू क्वेश्चन नंबर 11, चंपारण सत्याग्रह वॉज रिलेटेड टू, ठीक है, चंपारण सत्याग्रह जो है ये किससे रिलेटेड था, ठीक है, तो आंसर बता देती हूँ आपको, तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, इंडिगो। इंडिगो प्लांटर्स थे, ठीक है, इंडिगो जो है यहाँ पे उगाया जाता था, तो इंडिगो जो प्लांटर्स हैं उनके हक के लिए, ठीक है, यहाँ पे गांधी जी जो है लड़ते हैं ब्रिटिशर्स के खिलाफ, और चंपारण सत्याग्रह में भी जो गांधी जी जो है जीत जाते हैं ये बैटल, इंडिगो के नील की खेती के लिए ये जो है ये बैटल जो है लड़ी गई थी 1917 में, चंपारण सत्याग्रह हुआ था, ठीक है, कब हुआ था, 1917 में, ठीक है। चलिए, कमिंग अप ऑन टू क्वेश्चन नंबर 12, द बरदोली सत्याग्रह 1928 वाज लेड बाय, ठीक है, बरदोली सत्याग्रह मैंने वैसे एक्सप्लेन लेक्चर जो करवाया उस पर मैंने बरदोली सत्याग्रह के बारे में नहीं बताया है, ठीक है, यहाँ पे मैं आपको बता देती हूँ। बरदोली सत्याग्रह ऑफ 1928 वॉज हेल्ड बाय या वॉज लेड बाय, किसने ये लीड किया था, तो ये लीड किया था वल्लभ भाई पटेल जी ने, ठीक है, सी इज द राइट आंसर, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने। बरदोली सत्याग्रह कब हुआ था, 1928 में हुआ था, ईयर तो आपको पता चल ही गया, ठीक है। और ये जो बरदोली सत्याग्रह है बेसिकली, ठीक है, ये फार्मर्स के लिए लड़ा था, ये फार्मर्स के लिए लड़ा था वल्लभ भाई पटेल जी ने, ठीक है, और ये फार्मर्स के लिए लड़ा था, ओके। और यहाँ पे क्या हुआ था, बेसिकली ब्रिटिशर्स ने टैक्सेस को इंक्रीज कर दिया था, क्या कर दिया था, इंक्रीज इन टैक्सेस, यहाँ पे टैक्सेस को इंक्रीज कर दिया था, तो फार्मर्स के हक के लिए यहाँ पे बरदोली में जो है वल्लभ भाई पटेल जी ने इसको लीड किया था, ठीक है, ये सत्याग्रह को 1928 में, और इसी बरदोली सत्याग्रह में ही वल्लभ भाई पटेल जी को सरदार का टाइटल मिला था, ठीक है, वल्लभ भाई पटेल जी गॉट, हम सरदार वल्लभ भाई पटेल बोलते हैं, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल जी का जो टाइटल है ये बरदोली सत्याग्रह में इनको 1928 में इनको कॉन्फर हुआ था, ठीक है, अपनी याद रखना है, फार्मर्स के लिए यहाँ पे इन्होंने लड़ा था टैक्सेस की इंक्रीज को लेके, ठीक है, सो सी इज द राइट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 12, ओके। कमिंग अप ऑन टू क्वेश्चन नंबर 13, हु अमंग द फॉलोइंग वाज नॉट अ लीडर ऑफ स्वराज पार्टी, इनमें से कौन से जो लीडर्स हैं, इनमें से आपने लीडर बताने हैं जो स्वराज पार्टी के लीडर नहीं है, ठीक है, तो स्वराज पार्टी सबसे पहले तो 1923 में बनती है, 1923 में स्वराज पार्टी बनती है, ठीक है, यहाँ पे गांधी जी जो हैं चौरी चौरा इंसिडेंट के बाद गांधी जी को जेल हो जाती है, तो कोई मतलब एक गांधी जी उस टाइम पे काफ़ी बड़े लीडर थे, मतलब उन्हीं के ही लीडरशिप में सारे मूवमेंट्स चलते थे, तो बेसिकली अब पता नहीं चल रहा था कि किस लाइन पे फ्रीडम स्ट्रगल को, इस मूवमेंट को लेके जाएं, ठीक है, तो यहाँ पे दो पार्टीज, मतलब दो व्यू पॉइंट, दो लीडर्स यहाँ पे, मतलब दो टाइप के लीडर्स आपको यहाँ पे उभर के मिलेंगे, मैं एक्सप्लेन लेक्चर्स में बताया हुआ है, वी हैड प्रो चेंजेस एंड नो चेंजेस, वी हैड प्रो चेंजेस एंड नो चेंजेस, ठीक है, तो ये जो स्वराज पार्टी है इसमें प्रो चेंजेस थे, ठीक है, और स्वराज पार्टी को कांग्रेस खिलाफत स्वराज पार्टी भी कहा जाता था, 1923 में, 1923 में स्वराज पार्टी बनती है, तो इनमें से बताना आपने कि कौन से लीडर जो है वो नहीं थे स्वराज पार्टी के, ठीक है, तो CR दास जी बिल्कुल थे, मोतीलाल नेहरू भी थे, NC केलकर भी थे, तो वल्लभ भाई पटेल, ठीक है, सो डी इज द राइट आंसर, सो वल्लभ भाई पटेल वॉज नॉट लीडर ऑफ स्वराज पार्टी, ठीक है, इनफैक्ट ही वॉज अ नो चेंजर, ठीक है, तो वल्लभ भाई पटेल जो हैं ये नो चेंजर्स में आते हैं, बाकी ये सारे कौन हैं, ये सारे स्वराज पार्टी के मेंबर्स भी हैं, इनफैक्ट CR दास और मोतीलाल नेहरू तो फाउंडिंग मेंबर्स हैं, इन्होंने ही स्वराज पार्टी बनाई थी, CR दास जी ने और मोतीलाल नेहरू जी ने, ठीक है, और इनको प्रो चेंजर्स भी कहा जाता है, ठीक है, दे वांटेड कि ये इनका ये एजेंडा था कि ये कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में जाएं और उनको एक्सपोज करें ब्रिटिशर्स को, ठीक है, असेंबली में जाके असेंबली में पार्टिसिपेट करके उनको एक्सपोज करें, बल्कि जो हमारे नो चेंजर्स थे वो कहते थे, नो चेंजर्स लेड बाय, जैसे कि हमारे पास वल्लभ भाई पटेल हैं, MA अंसारी हैं, ठीक है, और भी बड़े सारे C राजागोपालचारी हैं, बड़े सारे लीडर्स थे हमारे जो कि नो चेंजर्स थे, ये कहते थे कि ये इस चीज़ में बिलीव करते थे कि इन्होंने काउंसिल असेंबलीज़ को, ठीक है, असेंबलीज़ को ज्वाइन नहीं करना है, दे डोंट वांट टू, उन्होंने बाहर से बाइकआउट करना है असेंबली को, ठीक है, तो ये मैंने एक्सप्लेन लेक्चर्स में बताया हुआ, वहाँ पे देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 इज हु अमंग द फॉलोइंग वाज अ नो चेंजर, इनमें से बताना है कि आपने नो चेंजर जो है वो कौन है, ठीक है, नो चेंजर जो है वो कौन है, ओके, सो मोतीलाल नेहरू, अजमल खान एंड CR दास ये सारे ही प्रो चेंजर्स हैं, तो नो चेंजर हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सो ए इज द राइट आंसर, ठीक है, ये सारे प्रो चेंजर्स थे जिन्होंने स्वराज पार्टी भी बनाई थी, और ये हैं नो चेंजर्स, ओके। सो कमिंग अपॉन टू क्वेश्चन नंबर 15, साइमन कमीशन ऑफ 1927 वाज बायकॉटेड बिकॉज, साइमन कमीशन जो कि 27 में अपॉइंट हुआ, 28 में इंडिया आया साइमन कमीशन, ये बायकॉट क्यों किया था, इंडियंस ने 1928 में साइमन कमीशन क्यों बायकॉट किया था, साइमन गो बैक के नारे क्यों लगे थे, ठीक है, सो द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर C, सिंस देयर वाज नो इंडियन मेंबर इन द कमीशन, क्योंकि कोई इंडियन मेंबर नहीं था कमीशन में,
सारे के सारे कमीशन, इसको ऑल वाइट कमीशन कहा जाता है, सारे के सारे ब्रिटिशर्स थे, ठीक है, तो कोई इंडियन मेंबर नहीं था। अब इंडियन रिफॉर्म्स के लिए आप इंडिया में कमीशन ला रहे हो और इंडिया में इतने बड़े बड़े लीडर्स ऑलरेडी यहाँ बैठे हैं और आप इंडियन लीडर को किसी को शामिल ही नहीं कर रहे हो, और वो भी 1928 की बात है, जब 1929 में तो पूर्ण स्वराज का भी लाहौर सेशन में डिक्लेयर कर दिया गया कि हमें भाई अब पूर्ण स्वराज चाहिए, ठीक है। तो 1928 में देयर वाज नो इंडियन मेंबर in this commission, Simon Commission, so that's why Indians boycotted this commission. So there was since no Indian member in the commission. So C is the right answer for question number 15. Okay. So the last question of today's session, arrange the following according to the chronological order. ठीक है, इनमें इनको आपने chronologically लगाना है, तो बताइए पहले सबसे पहले कौन सा इवेंट हुआ, फिर बाद में इस तरीके से हमने chronologically इनको लगाना है, ठीक है। So the right answer for this question is, देखिए देखो इसका पहले मैं आपको डेट बता, साइमन कमीशन जो है, साइमन कमीशन हैपेंड इन 1927, ठीक है। जिन्ना का जो 14 पॉइंट्स थे, जिन्नास 14 पॉइंट्स हैपेंड इन मार्च 1929, ठीक है, यही है सब में, ये देखिए जिन्ना जो है, जिन्ना 14 पॉइंट्स 1929 में हुए थे, ठीक है। उसके बाद इरविन स्टेटमेंट ये भी 1929 में हुई थी, बट जिन्ना 14 पॉइंट, जिन्ना गेव 14 पॉइंट इन मार्च 1929, Irwin statement happened in October 1929. Delhi Manifesto happened on 2nd November 1929. Okay, and Simon Commission in 1927. तो 1927 वाला पहले आएगा, ठीक है। तो Simon Commission, B is the right answer basically, ठीक है, B is the right answer। सबसे पहले Simon Commission हुआ था 1927 में, 1927 में मतलब बात हुई थी, 1928 में जो है कमीशन आ गया था। जिन्नास 28 में इंडिया में लैंड कर गया था साइमन कमीशन, ठीक है। जिन्ना का जो 14 पॉइंट है ये मार्च 1929 में हुआ था। इरविन स्टेटमेंट जो है ये अक्टूबर 31 स्पेसिफिकली 1929 में हुई थी, ठीक है। और दिल्ली मैनिफेस्टो जो है इट हैपेंड ऑन 2nd November 1929, राइट। सो द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन बिकम्स ऑप्शन नंबर बी। एंड देखिए ये जो इरविन स्टेटमेंट है इसको आप गांधी इरविन पैक्ट से कंफ्यूज मत करिएगा। गांधी इरविन पैक्ट अभी मैंने आपको कराना है। गांधी इरविन पैक्ट हैपेंड इन 1931, ठीक है, 1931 में गांधी इरविन पैक्ट हुआ था। ये इरविन स्टेटमेंट है, दिस हैपेंड इन 1929, अक्टूबर 1929 में, ठीक है। तो बेसिकली आप कह सकते हो ये जिन्ना 14 पॉइंट, इरविन स्टेटमेंट और दिल्ली मैनिफेस्टो, ये तीनों जो हैं दे हैपेंड इन 1929, तीनों 1929 में हुए थे, लेकिन ये मार्च में, ये अक्टूबर में, और ये दिल्ली मैनिफेस्टो नवंबर में, ठीक है। वो साइमन कमीशन तो 27-28 में हुआ था, ठीक है। तो एक साइमन कमीशन पहले आएगा, उसके बाद जिन्ना 14 पॉइंट, उसके बाद इरविन स्टेटमेंट, उसके बाद दिल्ली मैनिफेस्टो, ठीक है। सो बी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। सो दिस वाज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ टुडेज सेशन, ठीक है। तो बहुत ही जल्द मैं आपसे मिलूंगी विद द रिवीजन सेशन, ठीक है, विद नेक्स्ट टॉपिक। अभी हम नेक्स्ट जो रिवीजन सेशन है उसके साथ मैं मिलूंगी आपको, ठीक है। तब तक आप अच्छे से रिवाइज करिए, पढ़ते रहिए। आई विल सी यू वेरी सून, टेक केयर, बाय बाय।